हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के सवाल जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन के अंदर। इसे एक वन ऑफ द टफेस्ट पेपर भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं क्या सवाल पूछे गए थे और कैसे उन्हें अप्रोच करना था। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ कंपनी स्टॉक सेल्स फॉर ₹63. The company pays annual dividend of rupees 3 per share and has a long established record of increasing its dividend by 5% annually. For this company, the cost of equity is. तो cost of equity का फॉर्मूला प्यारे दोस्तों, D1 divided by P plus G यानी कि ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे इस सवाल के अंदर आपका जो D1 है, आपका जो डिविडेंड है 3 है, इसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे तो आपका D1 आ जाएगा 1.05, 5% ग्रोथ रेट है। और ये आपका 63 है प्राइस और ग्रोथ रेट आपका ये हो जाएगा 5% यानी कि 0.05। ये बना 3.15 डिवाइडेड बाय 63 प्लस 0.05। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.05 प्लस 0.05 जो कि आपका यहाँ पे बन जाएगा 0.1। और आप इसे 10% भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी हैं और आपकी ये हेजिंग की टेक्निक्स बेसिकली दे रखी हैं और आपको टेक्निक्स और उनके फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो पूलिंग, फाइनेंशियल हेज, नेचुरल हेज और नेटिंग, ये टेक्निक्स देखने को मिल रही है। इनके फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो आइए इनकी मैचिंग करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास पूलिंग की, तो पूलिंग के अंदर आपके ऑप्शंस हैं, सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी नंबर ऑफ कंट्री, reduction of forex risk through leading and legging, simultaneous borrowing and lending in two different currencies, holding and managing of cash by the affiliates। तो पूलिंग का मतलब तो यही हुआ कि आप पूल कर लेते हैं, सभी इकट्ठा होकर पूल कर लेते हैं और फिर कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आप इसे 4 वाले से मैच कर सकते हैं क्योंकि आपके जो एफिलिएट्स हैं वो सब इकट्ठा पूल बना रहे हैं कैश का और मैनेज कर रहे हैं, तो 4 से मैच हो सकता है। फाइनेंशियल हेज की तरफ आते हैं, तो फाइनेंशियल हेज है तो आप कुछ बोरिंग लेंडिंग यहाँ पे करने वाले हैं, 3 से मैच कर सकते हैं इसे। नेचुरल हेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल हेजिंग का मतलब ये है कि आपको कुछ फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ी लेंडिंग बोरोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेचुरली ही आप हेज्ड हैं। ऐसा कैसे है? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी एक से ज्यादा कंट्री में है, आप एक से ज्यादा कंट्री से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक से ज्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप नेचुरली हेज्ड हो जाएंगे, कोई एक करेंसी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये सी तो पक्का से 1 से ही मैच होगा आपका। इसके बाद बचा नेटिंग, और नेटिंग में आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को नेट कर सकते हैं, लीडिंग और लेगिंग के अंदर आप कुछ नेटिंग वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी मैचिंग बन सकती है। तो करेक्ट आंसर A4 है, B3 है, C1, D2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, असर्शन रीजनिंग हमें दे रखी है और असर्शन में दे रखा है, क्रॉस लिस्टिंग कैन पोटेंशियली इंक्रीज द स्टॉक प्राइस एंड लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्रॉस लिस्टिंग क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अगर एक कंपनी का शेयर है, लेट्स सपोज स्टॉक एक्सचेंज 1 पे लिस्टेड है, वो उसे स्टॉक एक्सचेंज 2 पे भी लिस्ट करा लेती है। तो आप ओरिजिनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा जो आपकी प्राइमरी एक्सचेंज है उसके अलावा स्टॉक को किसी और एक्सचेंज पे भी लिस्ट करा रहे हो, तो इसे क्रॉस लिस्टिंग बोल दिया जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इस स्टॉक एक्सचेंज वाले जो इन्वेस्टर है वो भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस वाले भी इन्वेस्ट कर लेंगे। तो अब आपकी जो कंपनी का शेयर है वो ज्यादा लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आपका कंपनी का जो शेयर है इट इज गोइंग टू बी वाइडली अवेलेबल, अब ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इस वजह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो यहाँ पे कम हो सकती है। आपका जो शेयर है अब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, इस स्टॉक एक्सचेंज वाले भी करेंगे, इस स्टॉक एक्सचेंज वाले भी करेंगे और इसीलिए उसका दाम बढ़ जाएगा। आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कम हो सकती है, ज्यादा लोग आपका शेयर लेना चाहेंगे। क्रॉस लिस्टिंग फैसिलिटेट्स वाइडर स्टॉक ओनरशिप एंड एक्सपेंड्स द इन्वेस्टर बेस फॉर अ फर्म स्टॉक। तो जैसा मैं आपको सिखा रहा था कि अब उसका जो स्टॉक का जो इन्वेस्टर बेस है वो बढ़ जाएगा, इस स्टॉक एक्सचेंज वाले इन्वेस्टर भी आए और इस स्टॉक एक्सचेंज वाले इन्वेस्टर भी यहाँ पे आ गए, और इसी के कारण आपकी जो स्टॉक की डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ जाती है और इसीलिए उसका प्राइस बढ़ रहा है और आपके लिए उसकी कॉस्ट कम हो रही है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन बिल्कुल सही तरीके से असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है। अगर आप असर्शन के आगे बिकॉज लगा देंगे तो आपकी जो रीजन है ना वो एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगी।
because it facilitates wider stock ownership and expands investor base for a firm stock. As it is, लाइन पूरी की पूरी सही बनेगी, सही रीजन बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहां पे बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशनल टेक्निक ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास हेजिंग को लेकर अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं। इसे हम दो में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है इंटरनल या ऑपरेशनल टेक्निक, और दूसरी होती है एक्सटर्नल, बाहर वाली टेक्निक्स। तो बाहर वाली टेक्निक में तो आप बाहर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, मनी मार्केट में पैसे लगाए, स्वैपिंग, ये सब चीजें एक्सटर्नल में आ जाएंगी। इंटरनल या ऑपरेशनल के अंदर आप यहाँ पे कुछ इंटरनली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फॉरेक्स रिस्क को। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, नेटिंग है, लीडिंग एंड लेगिंग है, वो सब चीजें आपकी इंटरनल या फिर ऑपरेशनल टेक्निक्स के अंदर आ जाती है। तो लीडिंग एंड लेगिंग जो है आपका, इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरनल या फिर ऑपरेशनल टेक्निक। तो ऑप्शन 4 आंसर बनेगा। और प्यारे दोस्तों, ये कंसेप्ट ऐसा है जिसपे ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में या हर दूसरे अटेम्प्ट में सवाल देखने को मिल रहा है। ये लीडिंग एंड लेगिंग, नेटिंग, ये सब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अभी ये जो टर्म्स हैं आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, पहले भी बहुत बार आपके साथ डिस्कस करी हुई है। तो आई बिलीव नाउ ये टर्म्स तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। और यहाँ पे सबसे पहला दिया, SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल इशू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज टू फंड द परचेज ऑफ लोन एसेट्स। SPV subcontracts the originator for collection of interest and principal payments on the pool of assets. SPV repay the funds to the investor or cash flow arise on the pool of the asset. Originator maker a pool of assets and sold it to the SPV. ये makes होगा। Originator makes a pool of assets and sold it to the SPV. SPV pays the funds the organization for the pool of the assets. एक तो ना इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी सारी है ना, इंग्लिश इतनी टूटी फूटी लिखी हुई है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर चलिए, इस पे कमेंट नहीं करते हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो आपको बताना है सबसे पहला और सबसे आखिरी स्टेप कौन सा होगा। तो अगर हम देखते हैं, एक बार ना ऑप्शंस पे नजर डाल लेनी चाहिए, सीधा सीधा नहीं अरेंज करने बैठ जाना, ऑप्शंस पे नजर डालो। तो ऑप्शंस को अगर मैं देख रहा हूं तो पहले में या तो बी आ सकता है, या डी आ सकता है, या ई आ सकता है, और आखिरी में तीन में तो सी आ रहा है, और एक में ई आ रहा है, और उसमें भी सी सेकंड लास्ट पे आ रहा है। तो सी वाला तो प्यारे दोस्तों आपका ऑलमोस्ट लास्ट पे ही आएगा। सी वाला आपका एसपीवी जो है फंड्स इन्वेस्टर को रीपे कर रहा है, तो ऐसा तो लास्ट में ही आ रहा है। और आपका बी, डी, ई इनमें से कोई पहले आने वाला है, कौन सा पहले आएगा वो समझने की कोशिश करते हैं। बी है कि एसपीवी सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ओरिजिनेटर को कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो पेमेंट्स है वो कलेक्ट करे पूल ऑफ एसेट्स पे। और आपका डी कह रहा है ओरिजिनेटर मेक्स अ पूल ऑफ एसेट्स एंड सेल टू एसपीवी। और ई आपको कह रहा है एसपीवी पेज द फंड्स टू द ओरिजिनेटर फॉर द पूल ऑफ द एसेट्स। अभी देखो, यहाँ पे ना आपकी तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो आपके पास कौन सी पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, आपके पास जो ओरिजिनेटर है वो इन्वॉल्व रहता है। ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन से जुड़ा हुआ सवाल है, आई होप ये तो पता चल ही चुका है आपको। ओरिजिनेटर कौन है, ये वो बैंक है जिसकी बैलेंस शीट में डेटर वगैरह, रिसीवेबल वगैरह खड़े हुए हैं, जिससे पैसे इसको लेने हैं, बैंक ने लोन वगैरह कुछ दिए हुए हैं, और वो लोन जो है वो आगे बेच रहा है एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। और स्पेशल पर्पस व्हीकल उस लोन को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके बेचता है आपके इन्वेस्टर्स को। तो ये सीक्वेंस चलता है। तो सबसे पहला रोल आता है ओरिजिनेटर का, उसके पास कोई पूल ऑफ एसेट्स होगा, उसके पास कोई पूल ऑफ एसेट्स होगा रिसीवेबल्स का, तो वो उसे स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेल करेगा, बेचेगा। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आपका डी ही आना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट डी आना चाहिए। अब डी के बाद भी समस्या है कि उसके बाद ई आएगा या बी आएगा, कौन सा आएगा उसके बाद, ये समस्या है। अब क्या है कि ओरिजिनेटर ने स्पेशल पर्पस व्हीकल को अपने एसेट्स बेच दिए। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पे क्या करता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल इसके बेसिस पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटीज इशू करता है। इनको पास थ्रू सिक्योरिटीज भी यहाँ पे, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे बोला जाता है। अभी यहाँ पे जो भी ये जो लोन्स वगैरह है, इन पे जो भी रीपेमेंट्स आएंगी ये ओरिजिनेटर कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके एसपीवी को देगा, और एसपीवी अल्टीमेटली इन्वेस्टर की पेमेंट इनसे करेगा। तो ऐसा सीक्वेंस ये चलता रहता है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपका कौन सा स्टेप आना चाहिए, आइए देखते हैं जी। अब यहाँ पे या तो ई आएगा या बी आएगा।
बी पढ़ते हैं, एसपीवी सब कॉन्ट्रैक्ट्स द ओरिजिनेटर फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑन द पूल ऑफ एसेट्स। तो एसपीवी ओरिजिनेटर को कहता है कि आप मेरे को एसेट्स तो बेच रहे हो, बट इन एसेट्स पे, इन लोन्स पे आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल खुद ही कलेक्ट करना, क्योंकि आपका दिया हुआ लोन है, आप कलेक्ट करके मुझे दे देना। तो ये सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल हो सकता है, सही हो सकता है। ई वाला पॉइंट है कि एसपीवी पेज द फंड्स टू द ओरिजिनेटर फॉर द पूल ऑफ द एसेट्स। अभी देखो यहाँ पे एसपीवी जो है इसकी ओरिजिनेटर की पेमेंट अपफ्रंट एकदम से यहाँ पे नहीं कर देता। एसपीवी ओरिजिनेटर, एसपीवी यहाँ पे क्या करता है, ओरिजिनेटर से जो लोन खरीदे हैं उनकी सिक्योरिटीज इशू करता है, और उन सिक्योरिटीज को इशू करके जो पैसा आता है फिर उससे इवेंचुअली जाके ओरिजिनेटर की पेमेंट होती है। एकदम से ओरिजिनेटर की पेमेंट यहाँ पे नहीं हो जाती है। तो इसके बीच में हमारा यहाँ पे एक स्टेप और आना चाहिए, और वो एक स्टेप ये है कि एसपीवी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज इशू कर रहा है पूल ऑफ एसेट्स को फंड करने के लिए। यानी कि आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो ऑप्शन 3 बन रहा है। पहला डी वाला पॉइंट है, फिर बी वाला पॉइंट है, और फिर ए वाला पॉइंट है कि एसपीवी ने सिक्योरिटीज इशू कर दी आगे, और उसके बाद यहाँ पे अब जाके आपका जो एसपीवी है वो ओरिजिनेटर की पेमेंट करेगा, और इवेंचुअली जाके यहाँ पे हमारा लास्ट में सी वाला पॉइंट आ जाएगा कि जो भी पैसे इकट्ठे होंगे उससे आपका जो इन्वेस्टर है उसको भी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी जिसने सिक्योरिटीज वगैरह खरीदी हुई है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट बनेगा। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग सोच विचार कर लिया, बट आई होप आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुए और आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू लीड एन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी। तो इनमें से किसकी वजह से आपकी किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू के अंदर यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन, बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसे प्यारे दोस्तों, हम इंडिया के केस की बात करते हैं, तो इंडिया में आपको क्या लगता है कि रुपए की वैल्यू कब स्ट्रांग हो जाएगी, रुपी कब स्ट्रांग हो जाएगा, रुपी के लिए लोग ज्यादा डॉलर कब देना चाहेंगे? तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हायर रियल इंटरेस्ट रेट, दूसरा दिया हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, फिर लोअर इन्फ्लेशन, हायर इन्फ्लेशन और लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट को तो अब सीधा सीधा काट ही दो। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। तो इस केस में तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होगी, ना कि बाहर वालों को रुपए की, तो इसे तो काट ही दो। अब रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस भी समझना है, और इन्फ्लेशन को लेकर भी आपको अपना पर्सपेक्टिव सोचना है। अब अगर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कम होगी, मतलब रुपी जो है इस करेंसी के अंदर इन्फ्लेशन कम है, यानी कि इसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी, रुपी की वैल्यू गिरेगी नहीं, तो क्या ये लोग करेंसी खरीदना चाहेंगे? क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी? क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? जी बिल्कुल बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन कम है तो लोग रुपी रखना चाहेंगे अपने पास, क्योंकि लोग निश्चिंत रहेंगे कि रुपी का जो यहाँ पे दाम है, वैल्यू है, वो गिरेगा नहीं, तो रुपी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी, लोग इसे रखना चाहेंगे। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो लोग डरेंगे, वो क्या रुपये कोई नहीं रखना चाहिए, अगर रुपये रखा तो इसकी वैल्यू तो धड़ाम से गिर जाएगी। तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पे आपका लो होगा, तभी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। ठीक है जी, तो डी और ई काट दिए, सी आना चाहिए, और इसी के हिसाब से वैसे तो आई थिंक आपका आंसर जो है बनना चाहिए। हाँ, 1 और 2 में शायद अब कंफ्यूजन होगा, 1 और 2 में से चूज करना है। तो भी क्या, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट आपको दे रखा है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट है लेट सपोज 12% का, और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इन्फ्लेशन है 10% की, तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे केवल और केवल 2% ही रहेगा। तो ये मतलब होता है, ये है नॉमिनल, ये है इन्फ्लेशन, और आपका ये है रियल इंटरेस्ट रेट। तो इंडिया के अंदर जो रुपी है उसकी डिमांड बाहर वाले कब ज्यादा करेंगे? वो तब ज्यादा करेंगे उन्हें लग रहा है कि रुपी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, तो अपना पैसा रुपी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कौन सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, नॉमिनल वाला या रियल वाला? सर जाहिर सी बात है उनको रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए होगा। अगर नॉमिनल लेट सपोज 50% हो जाए और इन्फ्लेशन 48% हो जाए तो रियल तो 2 ही रह जाएगा। तो नॉमिनल देखने का कोई फायदा नहीं है, अगर नॉमिनल ज्यादा है तो हो सकता है इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो, रियल इंटरेस्ट रेट वो देखेंगे। अगर इन्वेस्टर को लग रहा है इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो इंडिया में पैसा रखना चाहेगा, इंडिया में रुपए जो है वो खरीदना चाहेगा, रुपीस के टर्म में अपना पैसा रखना चाहेगा। तो हायर रियल इंटरेस्ट रेट और लोअर इन्फ्लेशन, इन दोनों की वजह से आपका जो कंट्री का करेंसी है वो एप्रिशिएट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो अगला सवाल है,
The dividend irrelevance theory of Miller and Modigilani depends on which of the following relationships between investment policy and dividend policy. तो एमएम मॉडल से जुड़ा हुआ सवाल है। आप जानते हैं एमएम मॉडल के अंदर डिविडेंड इररिलेवेंट होता है, यानी कि आप डिविडेंड दो या ना दो, उससे आपकी वैल्यू ऑफ द शेयर जो है उस पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, फर्म की वैल्यू पे कोई चेंज यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है उससे जुड़ा हुआ चीज नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डिविडेंड नहीं दोगे, अदरवाइज डिविडेंड दे दोगे। तो कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो अलग है और डिविडेंड पॉलिसी यहाँ पे आपकी अलग है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आप पहले ही सेट कर लेते हैं कि कहाँ पे आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, और डिविडेंड पॉलिसी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के टाइम पे कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करती है। आप डिविडेंड जो पॉलिसी है वो बाद में आप डिसाइड करके जो डिविडेंड वगैरह देना है वो बाद में आप कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी के इस मॉडल के अंदर ये कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इट इज सेट अहेड ऑफ टाइम एंड इज नॉट ऑल्टर्ड बाय चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हमारी फिक्स्ड होती है, इसकी एक अजम्पशन होती है एमएम मॉडल की कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी फिक्स्ड होती है और उसमें डिविडेंड पॉलिसी से कोई चेंज नहीं आता, और इसी चीज को यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल यूज्ड बाय एमएनसीज टू इवेल्युएट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज बेस्ड ऑन ग्रिशम्स प्रिंसिपल, वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल, लॉ ऑफ वन प्राइस या मल्टीलेटरल नेटिंग अप्रोच। तो प्यारे दोस्तों, एमएनसीज की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग की बात करें, तो कैपिटल बजटिंग के अंदर तो बेसिकली अपने को क्या प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी रहती है। बट जब इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग होता है, एमएनसीज इसे फॉलो करती हैं, तो उस केस में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आपके कैश फ्लोज को अलग अलग डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट किया जाता है। तो हो सकता है आपके कुछ कैश फ्लोज को किसी अलग रेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं, किसी और कैश फ्लो को किसी और रेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं, किसी तीसरे कैश फ्लो को किसी और रेट पे डिस्काउंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में, इसीलिए आपके हर एक फैक्टर के लिए अलग अलग डिस्काउंट रेट यहाँ पे कंसीडर किया जाता है और उससे जुड़े हुए कैश फ्लोज को अलग अलग रेट पे डिस्काउंट कर लिया जाता है। और बाद में जो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकल कर आते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है, उसको ऐड कर देते हैं। उसको ऐड करके हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। तो जो हमने ऐड अभी किया ना, इसे वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच कहा जाता है कि आप इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसे ऐड कर सकते हैं, बाद में आप उसे इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो वैल्यू एडिटिविटी अप्रोच यहाँ पे हमें फॉलो करनी होती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, एफडीआई में आपके पास एक होम कंट्री है और एक होस्ट कंट्री है। तो लेट्स सपोज यूएसए से कोई कंपनी जो है इंडिया के अंदर एफडीआई करती है, तो यूएसए होम है और इंडिया यहाँ पे आपका होस्ट बन जाएगा। तो इस केस में हमें बात करनी है कि इंडिया के लिए कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन, तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, बाहर वाली कंपनी भी आ जाएगी, डोमेस्टिक वालों के साथ compete करेगी, तो कंज्यूमर्स के लिए फायदा हो सकता है, एक फायदा हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब बाहर की कंपनी यहां पे आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आके पैसा लगाएगी तो पैसा तो इंडिया में लगेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये भी सही लग रहा है वैसे तो। ब्रिजिंग होस्ट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज गैप्स, अब देखो पहले क्या होता था, इंडिया को सामान बाहर से मंगाना पड़ता था, बाहर वाली कंपनी ही इंडिया में आके अपना प्लांट लगा लगा के बैठ गई है। तो भाई हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज के गैप्स भी यहाँ पे ब्रिज हो सकते हैं। इसके बाद है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि बाहर की जो कंपनीज आके इंडिया में काम करती हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो केवल रिच को टारगेट करती है, पुअर को टारगेट नहीं करती है, पुअर का वेलफेयर उनको नहीं करना, उनको केवल रिच को टारगेट करना है, पैसा कमाने आती है, गरीबों का भला करने नहीं आती हैं वो। तो इनकम इनइक्वालिटी तो बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ई वाला तो काटना है। अब देखो मैं ना यहाँ पे ई वाला काटता हूं, ई काटा, ई काटा, ई काटा, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी, और यही आंसर आपका बन जाएगा। हालांकि बी भी पूरी तरह गलत नहीं है, बट अब एप्रोप्रिएट आंसर यही है तो इसी को चूज करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है,
लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं और लिस्ट 2 में उनसे जुड़े हुए कुछ की कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले हमें दे रखा है एमएम अप्रोच। तो एमएम अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो एमएम अप्रोच फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, होममेड लीवरेज किससे मैच होगा? तो आप आसानी से कर सकते हैं कि होममेड लीवरेज से मैच होगा। एमएम अप्रोच के अंदर हम बात करते हैं आर्बिट्राज की और उसके अंदर होममेड लीवरेज का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो अगर ए को 4 से मैच कर लो तो केवल पहले ही कट रहा है, अभी 3 में से चूज करना पड़ेगा। इसके बाद है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी और सिग्नलिंग थ्योरी। तो एक तो 4 आपको पता चल गया है, बट अभी आपको एक और की मैचिंग सही से करनी पड़ेगी, तभी आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी की बात करते हैं। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में तो एक ऑर्डर आप फॉलो करते हैं। तो आप कोशिश करते हैं कि पहले रिटेन्ड अर्निंग्स को इस्तेमाल कर लें, फिर डेट को कर लें, फिर इक्विटी को कर लें, ऐसा कुछ होता है। अब ऐसा कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा है। नो टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी का एक इंप्लीकेशन ये होता है कि आपका कोई टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं होता। मतलब आपका यहाँ पे कोई कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर टारगेट नहीं है कि ये डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है। आप बस एक ऑर्डर फॉलो करते हो और वो ऑर्डर से जो मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर आपका बन सकता है। इसके अलावा पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में आपको असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट भी यूज होता हुआ दिखता है। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी 2 और 3 दोनों से मैच तो हो सकता है, बट किसी भी ऑप्शन में ये आपको 2 से मैच होता हुआ नहीं दिखता, तो आप इसे 3 से ही मैच कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेड ऑफ थ्योरी। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी का मतलब होता है कि आपका जो डेट होता है ना, डेट के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। डेट के फायदे हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नुकसान भी है कि अगर पैसे ना हुए फिर भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कॉस्ट है और डेट के बेनिफिट्स हैं, जिनके बीच में आप ट्रेड ऑफ ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। सिग्नलिंग थ्योरी, इसे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से मैच कर सकते हैं। देखो सिग्नलिंग थ्योरी में क्या होता है कि आपके जो मैनेजर लोग हैं ना, वो डेट इशू करके एक सिग्नल देते हैं कि हमारी जो फर्म है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी वाली फर्म है हमारी। अब शेयर होल्डर्स को तो इतनी जानकारी नहीं होती, उन्हें ये मैनेजर्स के पास जो इंफॉर्मेशन है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, मैनेजर्स के पास ज्यादा जानकारी है फर्म के बारे में। वो अगर डेट इशू करते हैं तो शेयर होल्डर्स को लगता है ये फर्म बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि डेट पे तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता है। फर्म बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो चुका देगी, इसलिए ये बहुत बढ़िया फर्म है। तो इस सिग्नलिंग थ्योरी के अंदर कुछ ऐसे रहता है। तो अगर आप मैचिंग करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे निकल कर आया होगा। आई होप आपको ये सारी अप्रोचेस के बारे में कुछ बेसिक आइडिया यहाँ पे जरूर लग गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स cause problem in application of internal rate of return method while evaluating mutually exclusive projects? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि आपको दो में से एक प्रोजेक्ट चूज करना है और आप आईआरआर मेथड को लगा रहे हैं, तो क्या दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती हैं? तो एनपीवी आईआरआर का जो कंफ्लिक्ट आप पढ़ते हैं ना कि किन किन केसेस में हो सकता है, तो वही चीजें आपसे ये सवाल पूछ रहा है। डिस्काउंट रेट, टाइमिंग, स्केल, रिवर्सिंग फ्लो या फिर लीवरेज, दो चूज करना है आपको अगर ऑप्शंस देखोगे। तो हम सभी जानते हैं कि एनपीवी आईआरआर में जो कंफ्लिक्ट आता है, यानी कि आईआरआर आपको सही निर्णय नहीं देता अगर आपके जो प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हैं उनका स्केल अलग अलग है। एक बहुत ही छोटा है, एक 100 कैश फ्लोज की बात कर रहा है और एक 1 लाख की बात कर रहा है, तो आपका जो आईआरआर है आपको सही आंसर नहीं देगा। और ऐसे ही अगर टाइमिंग में डिफरेंस है, एक प्रोजेक्ट में शुरू में कैश फ्लो हो रहे हैं और दूसरे में बाद में हो रहे हैं, तब भी आपका आईआरआर आपको सही डिसीजन नहीं देगा, आपको एनपीवी फॉलो करना है। तो टाइमिंग और स्केल यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आंसर में आएंगे और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इंटरवेंशन करेंसी? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है इंटरवेंशन करेंसी को लेकर पूछा जा रहा है और ऑप्शंस दिए हैं, करेंसी इन विच द एक्सपोर्टर चूज टू इनवॉइस देयर एक्सपोर्ट्स, currency in which cross-border transactions are paid for and closed, currency in terms of which a domestic currency is quoted, vehicle currency। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ना, ये आपके ब्रेटन वुड्स सिस्टम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हम लेकर आए थे जिसमें हमने सभी कंट्रीज की जो करेंसी है उसको लिंक कर दिया था डॉलर के साथ और डॉलर को पेग कर दिया था, लिंक कर दिया था गोल्ड के साथ। तो ऐसा सिस्टम हम लेकर आए थे। तो डॉलर जो है गोल्ड और ये करेंसीज के बीच में एक इंटरवेंशन करेंसी का रोल प्ले कर रहा था
और हम ऐसा कहते थे कि सभी करेंसीज की जो वैल्यू है ना वो डॉलर में कोट की जाती थी और डॉलर अल्टीमेटली गोल्ड से लिंक्ड होता था। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3, यानी कि करेंसी इन टर्म्स ऑफ विच अ डोमेस्टिक करेंसी इज कोटेड। तो डॉलर इंटरवेंशन करेंसी है और इसकी टर्म्स में डोमेस्टिक करेंसीज को यहाँ पे कोट किया जा रहा है। तो ये आपकी इंटरवेंशन करेंसी बनी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, टोटल रिटर्न फॉर एन इक्विटी स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर was 12.5%. Rate of inflation during the year was 3.5%. The real inflation adjusted return was। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो टोटल या फिर नॉमिनल रिटर्न है उसके अंदर एक तो आपका रियल रिटर्न छुपा होता है और एक आपकी इन्फ्लेशन छुपी होती है। अब इसको अलग अलग करने के दो अप्रोचेस हमारे पास होते हैं। एक तो है सिंपल अप्रोच और दूसरा है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच। अगर मैं सिंपल अप्रोच की बात करूं तो मैं कहूंगा टोटल रिटर्न 12.5% है, इसमें से इन्फ्लेशन 3.5% है, तो रियल 9% बच गई। अब 9% तो कोई ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, 1 और 4 आपके क्लोज है, इनमें से गैस आप लगाना चाहो ले सकते हो। बट यहाँ पे अब पता चल गया कि ये वाला अप्रोच तो नहीं लग रहा, यहाँ पे दूसरा अप्रोच लगेगा और वो क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला अप्रोच आपको क्या कहता है? ये वाला अप्रोच कहता है कि जो आपका रियल यहाँ पे रिटर्न होगा इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस नॉमिनल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस 1। आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका जो रियल जो है वो यहाँ पे निकलेगा, रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका यहाँ पे निकलेगा। तो नॉमिनल आपका यहाँ पे कितना है? नॉमिनल आपका है 12.5%, तो ये हो गया 1.125 डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन है आपका 3.5%, 035, और इसमें माइनस 1 करेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 1.087 माइनस 1, ये आएगा 0.087 और 8.7%। प्यारे दोस्तों ये आपका बनेगा। तो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर करनी पड़ रही थी। तो अगर आप नॉर्मली सोचते तो शायद 1 और 4 में कंफ्यूज होते, थोड़ा सा और दिमाग लगाते तो शायद आप ऑप्शन 4 टिक कर भी देते। बट अगर आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहे थे तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने थे, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती, बट एग्जैक्टली ऐसा ही आपका आंसर यहाँ पे निकलेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, ऑप्टिमल कैपिटल बजट ऑफ अ फर्म इज रिफ्लेक्टेड बाय द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। तो ऑप्टिमल कैपिटल बजट जो है वो हमसे यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि कैसे पता चलेगा, किन के इंटरसेक्शन से पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व। अब ये समझने की कोशिश करो आपका ऑप्टिमल कैपिटल बजट का क्या मतलब हुआ। देखो इसका मतलब है कि कितनी कैपिटल बजटिंग वाले प्रोजेक्ट आपको करने चाहिए, कहां तक इन्वेस्टमेंट करनी जायज रहेगी, कितने प्रोजेक्ट करने बेटर रहेंगे, वो चीज आप डिसाइड कर रहे हैं। अब डिसाइड करने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा, और साथ ही आप उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको इनकर करनी पड़ेगी। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। और अगर ऑप्शंस देखोगे ना तो 3 और 4 में ये कंपेयर हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कर्व और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व आपको ये 3 और 4 में देखने को मिल रहा है। बट अभी वेटेड और मार्जिनल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो अभी अगर ऐसे डिसीजन अपने को लेने होते हैं ना तो यहाँ पे हम इस तरीके से डिसीजन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का शेड्यूल बनाया। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट ए भी है, जी भी है, ई भी है और बी भी है और सी भी है। अलग अलग प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनके आईआरआर सबके अलग अलग हैं। आईआरआर कम होते जा रहे हैं, ए का सबसे ज्यादा, फिर जी, फिर ई, फिर बी और फिर सी का। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और जैसे ही कैपिटल आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर बहुत रिस्क भी बढ़ सकता है, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर्व यहाँ तक ऐसे आया, फिर बढ़ गया, फिर और ज्यादा कैपिटल चाहिए तो और ज्यादा बढ़ गया। तो कहा गया जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना आप वहीं तक प्रोजेक्ट करेंगे। यानी कि प्रोजेक्ट ई पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना तो यहीं तक आपके लिए सूटेबल है। ई तक अगर आप देखो तो आपका रेट ज्यादा है जो आपको मिल रहा है और आपका कॉस्ट कम है।
तो ये आपके लिए सूटेबल प्रोजेक्ट है। अगर आप बी और सी में देखो तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला लाइन ऊपर जा रहा है और आईआरआर वाला जो लाइन है वो नीचे आ रहा है, यानी कि ये आपके जो है लॉसेस को डिनोट कर रहा है। ये वाला आपको रिटर्न कम है और आपकी कॉस्ट ज्यादा है, तो ये वाले नहीं करने चाहिए। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेड्यूल को देखो और उसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करो और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको पता चलेगा कौन से प्रोजेक्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 प्यारे दोस्तों बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, assumptions of purchasing power parity theory include। तो परचेसिंग पावर थ्योरी आपको कहती क्या है? पीपीपी थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, क्या कहती है आपको? तो ये थ्योरी कहती है कि लेट्स सपोज इंडिया में एक बर्गर 75 रुपीज का मिलता है और यूएसए में वो बर्गर $1 का मिलता है, तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज रेट हो जाएगा $1 इज इक्वल टू 75। यानी कि परचेसिंग पावर के बेसिस पे जो आपके कमोडिटीज के दाम हैं उनके बेसिस पे आप यहाँ पे आपका जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्राइस लेवल्स, ऐसा कुछ कहती है। परचेसिंग पावर में पैरिटी होनी चाहिए, ऐसा कहती है। ये कहती है अगर एक्सचेंज रेट ऐसा नहीं होगा, लेट्स सपोज $1 जो है 75 के बजाय 70 रुपीज का हो गया है, तो अगर ऐसा केस है, पैरिटी नहीं है, तो फिर उस केस में लोग क्या करना चाहेंगे? लोग कहेंगे कि ऐसा करते हैं, हम जो है ना बर्गर जो है वो डॉलर में खरीद लेते हैं, यूएसए से खरीद लेते हैं और इंडिया में बेच देते हैं। अब मैंने तो बर्गर का एग्जांपल लिया, आप कहेंगे बर्गर ऐसे कैसे खरीदे बेचेंगे? आप पेन का एग्जांपल भी ले सकते हो, किसी भी चीज का ले सकते हो। तो यूएसए से खरीद लेंगे, 70 रुपीज का मिल जाएगा, इंडिया में 75 का बेच देंगे और अल्टीमेटली फिर आपका पैरिटी रिस्टोर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो ही जाएगा। तो ऐसी अप्रोच है आपकी पीपीपी अप्रोच। अब देखो ये जो सब बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, यहाँ पे कुछ अजम्पशंस चल रही हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग कहेंगे अरे यूएसए से पेन खरीदेंगे, बर्गर खरीदेंगे और इंडिया में बेच देंगे। अरे तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी तो आता है। ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को तो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया? हमने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को तो जीरो एज्यूम कर लिया। तो कुछ अजम्पशंस लेकर भी तो चल रहे हैं, वही अजम्पशंस को लेकर यहाँ पे सवाल है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस दिए। नो कॉस्ट फॉर कन्वर्टिंग वन करेंसी टू अनदर, तो ये तो हमने एज्यूम किया यहाँ पर कि कोई कन्वर्जन कॉस्ट नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज, तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल पे यहाँ पे फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस है मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज या मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर, कि हम पेन बाहर से खरीद के इंडिया में बेच देंगे, बर्गर बाहर से खरीदेंगे इंडिया में बेच देंगे। तो बी वाला पॉइंट तो नहीं है, बट सी वाला आ जाएगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज बिटवीन कंट्री, कि यूएसए से खरीदो इंडिया में बेचो, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो नहीं बाय कर रहे हैं, बट नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ कमोडिटी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये जरूर एज्यूम कर रहे हैं कि बाहर से पेन खरीदा और इंडिया में बेचा तो कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ऐसा assumption जरूर ले रहे हैं। तो ए, सी और ई आपकी assumptions बन जाएंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बनेगा। और आप अगर ध्यान से देखो ना, आपको 5 में से 3 चूज करने हैं यहाँ पर, तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए ऊपर पॉइंट्स को पढ़ते हुए कि किन किन को एलिमिनेट किया जा सकता है, और इस एलिमिनेशन से ही आपका जो आंसर है वो आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। चलिए, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, असर्शन और रीजन। असर्शन दिया, यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स सपोज उसके पास 1 करोड़ की मशीनरी पड़ी हुई है। अब उस मशीनरी में उसका 1 करोड़ ब्लॉक्ड है, तो वो क्या करेगी, किसी लीजिंग कंपनी को ये बेच देगी, 1 करोड़ रुपए उसके पास आ जाएंगे और ये मशीनरी लीज पे ले लेगी। लेट्स सपोज 2 लाख रुपए की लीज पे वो मशीनरी को ले रही है, तो उसका 1 करोड़ रुपया यहाँ पे अनलॉक हो गया, जो ब्लॉक हुआ था वो यहाँ पे अनलॉक हो गया, अब उसका वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकती है। रीजन दिया, इन अ सेल और लीज बैक अरेंजमेंट कंपनी सेल द एसेट टू अ लीजिंग कंपनी and lease it back to enjoy the uninterrupted use of the asset in their business। तो रीजन में भी आपकी जो स्टेटमेंट है सेल एंड लीज बैक फाइनेंसिंग को लेकर बिल्कुल सही दे रखी है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इंडिपेंडेंटली तो सही है, बट क्या आप इसके आगे बिकॉज लगाओ तो बात बनती है क्या कि नहीं बनती है? तो अगर आप बिकॉज लगा के देखोगे तो आपको केवल इतना पता चलेगा कि जो सेकंड स्टेटमेंट है केवल सेल और लीज बैक अरेंजमेंट को डिफाइन कर रही है, पहली वाली को फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अगर रीजन आपको ऐसे कहता कि आप जो पैसा ब्लॉक करे बैठे थे वो यहाँ पे रिलीज हो गया, आप उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ ये आपको बोलता
तो आप शायद इस रीजन को सही मान लेते, इस एक्सप्लेनेशन को सही मान लेते, बट यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इंडिपेंडेंटली ट्रू हैं, इनके बीच में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बन रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरो करेंसी मार्केट। तो यूरो करेंसी मार्केट क्या है उसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं और फिर ये सवाल आसान हो जाएगा। देखो, जब भी हम यूरो करेंसी मार्केट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूरो की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे रुपी है करेंसी, वैसे यूरो करेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब इसका बिल्कुल भी नहीं है। यूरो का मतलब यहाँ पे करेंसी से बिल्कुल नहीं होता। अगर हम यूरो करेंसी मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसी करेंसी की मार्केट की आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्रीज, यानी कि अगर हम रुपी की बात कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, हम बात कर रहे हैं रुपी की बात आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर कोई बैंक है जो कि रुपी वाले जो डिपॉजिट्स है उनको एक्सेप्ट कर रहा है, रुपी में काम कर रहा है, तो उसे यहाँ पे यूरो करेंसी मार्केट का पार्ट बोला जाएगा। तो किसी भी नेशन के केस में ये यूरो करेंसी मार्केट वाला कंटेक्स्ट एप्लीकेबल हो सकता है, जरूरी नहीं है ये जो करेंसी है यूरो उसी के केस में एप्लीकेबल होगा। तो किसी भी करेंसी को अगर आप उसका जो डोमेस्टिक देश है उसके बाहर खरीदते बेचते हो, उसकी जो मार्केट है उसे यूरो करेंसी मार्केट बोल दिया जाता है। तो ऐसी करेंसी मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल सीमा नहीं है, इंडिया से बाहर कहीं भी हो सकता है। यूरो करेंसी मार्केट बोला गया अनरेगुलेटेड होती है। अब देखो, यूरो करेंसी मार्केट की अगर बात करें, जैसे यूरोप के अंदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रुपी के अंदर खरीद बेच कर रहा है, तो इस केस में यूरोप के कुछ लॉज हो सकता है उस पर अप्लाई करें, इंडिया वाले तो नहीं अप्लाई करेंगे। तो रेगुलेशन को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, इसे अभी स्किप करते हैं। यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब देखो, इंडिया के अंदर अगर आपने रुपी का डिपॉजिट रखा हुआ है किसी बैंक में, तो आपको आरबीआई की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है कि अगर वो बैंक डूब गया तो आपका पैसा सेफ रहेगा एक लिमिट तक। तो ऐसा यूरो करेंसी मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूरोप के बैंक से आपको यह आश्वासन नहीं मिलेगा कि आपका रुपी जो है हमेशा सुरक्षित रहेगा चाहे वो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब जाए। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस तो बाहर देखने को नहीं मिलेगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल और चार्जेबल। अब यहां पे देखो, इंडिया के अंदर अगर आप अपने डिपॉजिट्स रखते, रुपी में डिपॉजिट्स रखते, तो आपको कुछ श्योरिटी थी कि इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई कर रहे हैं, आरबीआई उसे देखरेख कर रहा है बैंक को। बट बाहर ऐसा कुछ नहीं है। तो बाहर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट रेट बाहर ज्यादा मिल जाए, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल जाए, बट उसको लेकर हो सकता है वहां का कोई सेंट्रल बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे। तो इसको लेकर भी अभी क्लैरिटी नहीं है 100%। द यूरो करेंसी मार्केट डज नॉट अट्रैक्ट सीआरआर एंड एसएलआर रिस्ट्रिक्शन, ये तो पक्का से सही है। अरे इंडिया से बाहर की मार्केट है, इंडिया में अप्लाई करेंगे ना आरबीआई की सीआरआर एसएलआर रिस्ट्रिक्शन, यूरोप में जाके थोड़ी अप्लाई करेंगे, किसी और देश में थोड़ी जाके अप्लाई करेंगी, तो ये तो पक्का ही नहीं अप्लाई करेंगी। अब देखो, अपने को 3 चूज करने हैं, बी और डी में डाउट है, ए सी और ई तो हमने पक्का कर ही लिए कि ये तो आपके यूरो करेंसी मार्केट से जुड़े हुए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आसानी से ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज एन अनकॉमन फीचर ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। तो अनकॉमन लिखने का क्या मतलब है, मतलब इसका फीचर नहीं है, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का फीचर नहीं है। इसको सिंपली भी लिख सकते थे, पर पता नहीं क्यों इन्होंने कंफ्यूज किया। ऑप्शंस है, बोथ इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर नॉट एबल टू और रेडी टू गेन कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। देखो, जब भी हम प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि आप प्राइवेटली किसी आप एजेंसी से, किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर से पैसे आप रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है बैंक वगैरह से पैसे नहीं रेज कर रहे, आम जनता से पैसे रेज नहीं कर रहे हैं, आप प्राइवेटली फंडिंग ले रहे हैं, क्योंकि अभी और कोई आपको फंडिंग नहीं देगा, अभी बैंक आपको पैसे नहीं देगा क्योंकि आपका स्टार्टअप है, लोग अभी पैसे नहीं डालेंगे, आपका स्टार्टअप है। तो कोई प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल वाला ही आपको पैसे अभी दे सकता है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पे काम कर रहे हैं। Their investment is used for financial or operating restructuring of the investor company, या इन्वेस्टी कंपनी होना चाहिए वैसे तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है ताकि आप अपना स्टार्टअप को फंक्शनल स्टेज में लेकर आ सकें। आपका जो स्टार्टअप है, अब उसे आपने एक्चुअल में मार्केट में लेकर आना है, प्रोडक्ट बनाकर बेचना है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है, ना कि कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। तो सेकंड वाला पॉइंट तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो रहा है।
They are set up as an independent pool of capital contributed by institutions or high net worth individual. तो आपके प्राइवेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे फंडिंग दे सकते हैं प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल वाली. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. देयर एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू फ्यू रेगुलेशंस. तो कोई ज्यादा रेगुलेशंस तो है नहीं प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल को लेकर, कुछ थोड़ी बहुत तो हैं. देखो बैंक्स को लेकर हमारे पास प्रॉपर आरबीआई है, बहुत से रूल्स रेगुलेशंस है, बट इनको लेकर कंपैरेटिवली इतने रूल रेगुलेशन तो नहीं है, कम है. तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है. तो सेकंड वाली स्टेटमेंट ये आपकी गलत होती है और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहां पे बन जाएगा. सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन. यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2023 के पेपर्स के ऊपर डिस्कशन आपके साथ चल रहा है. आई होप आप इस डिस्कशन को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि कैसे सवालों को अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये चीज आपके अगले एग्जामिनेशंस के लिए काफी यूजफुल होने वाली है. आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.